हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जीनियस 40 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। मित्रों, इतिहास सब्जेक्ट के अंतर्गत हमारा चैप्टर चल रहा है महाजनपद काल। मित्रों, महाजनपद काल में हमने पार्ट 1 बनाया जिसमें बेसिक बेसिक बातों को हमने कंप्लीट किया। आज के इस वीडियो में हम लोग एक एक महाजनपद को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। और पहला महाजनपद हमने रखा है मगध महाजनपद। क्या है? मगध महाजनपद। आइए मित्रों, देर न करते हुए इसके तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं और इससे संबंधित महाजनपद, इस महाजनपद से संबंधित हम लोग राजवंशों को भी क्लियर करेंगे, ठीक है। देखिए, आकार की अगर बात करें, मगध महाजनपद के आकार आकार की अगर बात करूं मित्रों, तो प्रारंभ में बहुत छोटा था। प्रारंभ में एक छोटा महाजनपद परंतु बाद में, और ध्यान देने वाली बात है कि छोटा था तो इसकी सीमाएं कहां तक थी। प्रारंभ में मित्रों हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसकी जो सीमा थी मात्र पाटलिपुत्र और राजगृह के आसपास। पाटलिपुत्र से लेकर राजगृह तक, यानी राजगृह का मतलब राजगीर तक। पाटलिपुत्र से लेकर पाटलिपुत्र से राजगीर तक। देखिए, उस समय राजगृह नाम था। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है मित्रों? वर्तमान नाम मित्रों ये है पटना। यही पटना क्या है? वर्तमान में बिहार स्टेट की कैपिटल है, यानी बिहार की राजधानी। बिहार की राजधानी ये वर्तमान में है मित्रों, इस बात का ध्यान रखेंगे। पाटलिपुत्र से लेकर राजगीर तक फैला था, लेकिन ये प्रारंभ की चर्चा है मित्रों। इसके बाद इसकी शक्तियों में, इसके सीमा विस्तार में अमूल चूल परिवर्तन हुआ। इतना ज्यादा वृद्धि होगी कि आप सोच नहीं सकते कि इसकी सीमाएं बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक और हिमालय से लेकर सतपुड़ा तक विस्तृत हो गई। बाद में इसकी सीमाएं बंगाल से अफगानिस्तान तक, बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक, तथा हिमालय से सतपुड़ा तक। सतपुड़ा तक इसकी सीमाएं विस्तृत हो गई। यानी इस महाजनपद ने 16 महाजनपदों में मगध महाजनपद इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि इसमें जो भी राजवंश शासन करेगा उसमें सीमा विस्तार की ऐसी लालसा जागृत हो जाएगी, ऐसी एनर्जी जागृत हो जाती है कि इसकी सीमाएं बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक और हिमालय से लेकर सतपुड़ा तक विस्तृत हो जाती हैं। और एक देखते ही देखते एक अखंड भारत, ठीक है, समय के साथ एक अखंड भारत का हिस्सा बनता है, जिसका केंद्र क्या था? मगध था, ठीक है मित्रों, हिमालय से लेकर सतपुड़ा तक। दूसरी बात करेंगे कि राजधानी क्या थी? राजधानी मगध साम्राज्य की राजधानी, मगध महाजनपद, साम्राज्य ना कहके मिलकर अभी महाजनपद आप देखें। मगध महाजनपद की राजधानी प्रारंभ में क्या थी? गिरिब्रस, जिसका वर्तमान नाम क्या? राजगृह या फिर राजगीर, ठीक है। इसका मगध महाजनपद की राजधानी गिरिब्रस या राजगीर या राजगृह थी, ठीक है।
किसी भी नाम से आप पुकार सकते हैं। वर्तमान में अगर इसके लोकेशन की बात करें तो इसकी स्थिति की बात करें, मगध महाजनपद की उस समय स्थित, उसी समय की अभी चर्चा किया जाए, अभी वर्तमान की चर्चा बाद में थोड़ा देर बाद करेंगे। तो इसकी स्थिति आधुनिक बिहार के पटना एवं गया जिले तक इसका विस्तार था प्रारंभ में। आधुनिक पटना यानी पाटलिपुत्र, उस समय पटना तथा गया तक, गया जिले तक व्याप्त था। ठीक है, गया जिले तक व्याप्त था प्रारंभ में। अब नेक्स्ट बात हम देखते हैं मित्रों, मगध के उत्कर्ष का कारण। अभी तक हमने आपको क्या बताया, बेसिक बात केवल बताया कि मगध प्रारंभ में एक छोटा महाजनपद था। 16 महाजनपदों में मगध प्रारंभ में छोटा था, लेकिन समय के साथ सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। और ये क्या, पाटलिपुत्र से राजगीर तक है विस्तृत था, और बाद में इसकी सीमाएं बंगाल से अफगानिस्तान तक तथा हिमालय से लेकर सतपुड़ा तक विस्तृत हो जाएंगी। ठीक है, और मगध महाजनपद, ठीक है, मूल रूप से गिरिब्रज राजगीर या राजगिर यानी आधुनिक पटना तथा मगध तक ये कुछ मिला जुला, ठीक है, एरिया इसके हिस्से में था। आइए नेक्स्ट बात हम देखेंगे, मगध के उत्कर्ष का कारण यानी मगध के उदय का कारण, मगध के शक्तिशाली बनने का कारण। ठीक है, नेक्स्ट आप इसे नोट कर लें। हेडिंग सब लोग डालेंगे, मगध महाजनपद, मगध महाजनपद के उदय का कारण। मगध महाजनपद के उदय का कारण देखिए चैंपियन, पहला कारण है जो अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां या स्थितियां, अनुकूल भौगोलिक स्थिति, अनुकूल भौगोलिक स्थिति। ठीक है, अनुकूल भौगोलिक स्थिति ये बहुत बड़ा रीजन था मगध के उदय का कारण। मित्रों, मगध के उदय का जो दूसरा कारण है वो उपजाऊ मिट्टी, वन एवं संसाधनों की पर्याप्तता है। उपजाऊ मिट्टी, वन एवं संसाधनों की, वन एवं संसाधनों की पर्याप्तता। ठीक है, तीसरी पॉइंट, मगध के उदय का कारण, नोट करते रहिए मित्रों, नोट्स बना रहे हैं। राजधानी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। राजधानी सामरिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। महत्वपूर्ण थी, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट, नगरीकरण एवं आहत सिक्कों ने मगध का उत्कर्ष बढ़ा दिया। नेक्स्ट पॉइंट, नगरीकरण एवं आहत सिक्कों, आहत सिक्कों ने मगध का उत्कर्ष बढ़ा दिया। उत्कर्ष बढ़ा दिया। इसका ग्राफ मित्रों एकदम तेजी से बढ़ गया, इसका महत्व बढ़ गया, इसकी शक्तियां बढ़ गई, इसकी अर्थव्यवस्था बढ़ गई, राजनीतिक दृष्टिकोण बदल गया। ठीक है, यानी नजर बदले तो नजारे बदल गए। नेक्स्ट, मगध, और दूसरी पॉइंट है, एक बात तो सबसे क्लियर बात यह है कि मगध का समाज उस समय रूढ़िवादी नहीं था। अन्य महाजनपदों की अपेक्षा मगध का साम्राज्य जो था, मगध का जो समाज था वो रूढ़िवादी नहीं था। नेक्स्ट,
मगध का समाज रूढ़िवादी नहीं था, रूढ़िवादी नहीं था। मगध का समाज रूढ़िवादी नहीं था। और नेक्स्ट, मगध पर शासन करने वाले जो राजवंश आएंगे उसमें सीमा विस्तार की लालसा अत्यधिक थी अन्य महाजनपदों की तुलना में। नेक्स्ट, मगध पर शासन करने वाले राजाओं में सीमा विस्तार की लालसा अधिक थी। मित्रों, एक एक पॉइंट हम एकदम आपको पढ़ाते हुए चल रहे हैं, ठीक है, कोई पॉइंट नहीं छूटेगा। उसमें सीमा विस्तार की लालसा अधिक थी। तो आप सोचकर आप देख सकते हैं, जिस सम्राट में, जिस राजवंश में सीमा विस्तार की, शक्तियों के विस्तार में, ठीक है, शक्तियों के विस्तार की लालसा अधिक होगी, वो राजस्व भी अधिक प्राप्त करेगा और शक्तिशाली भी होगा और अन्य की तुलना में उसका महत्व भी बढ़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब अगली पॉइंट में हम देखते हैं मगध पर शासन करने वाले राजवंश। तो सबसे पहले पॉइंट तो ये आप समझ लीजिए कि मगध पुराणों तथा बौद्ध साहित्य एवं जैन ग्रंथों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश ये बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ वंश था। मित्रों, कौन वंश था? बृहद्रथ वंश था। और कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, मगध का संस्थापक कौन था? मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मगध महाजनपद का संस्थापक कौन था? तो उसका बृहद्रथ ही था। संस्थापक बृहद्रथ कौन था भैया? बृहद्रथ था। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि बृहद्रथ था, तो बृहद्रथ का उत्तराधिकारी कौन था? बृहद्रथ का जो मित्रों उत्तराधिकारी बना वो कौन बना? बृहद्रथ का उत्तराधिकारी जरासंध बना, जिसमें आपने पुराणों में देखा होगा, ठीक है, हिंदू साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध संगीतियां और बौद्ध साहित्यों के माध्यम से आपने सुना होगा कि जरासंध का वध किसने किया था? भीम ने किया था। जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ करने का, ठीक है, प्रयोजन किया, तो उस समय श्री कृष्ण के कहने पर भीम ने जरासंध की हत्या किया था। आज भी बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त होते हैं पुराणों के, ठीक है, कहां पर? आपके बिहार स्टेट में। ठीक है। तो यह है बृहद्रथ उत्तराधिकारी था। बृहद्रथ का उत्तराधिकारी कौन था? जरासंध था, जिसकी हत्या भीम के द्वारा की गई। ठीक है, पांडुपुत्र भीम के द्वारा की गई और श्री कृष्ण के कहने पर। ये तो एक अनुश्रुतियों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से ये तो बात हुई, परंतु ऐतिहासिक साक्ष्य क्या कहता है कि मगध पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया? तो कुल कितने वंशों ने शासन किया? अब उस पॉइंट को हम देखते हैं मित्रों। ठीक है, आप इसे नोट कर लें। आइए मित्रों, अब हम देखते हैं मगध साम्राज्य से संबंधित राजवंश। मगध महाजनपद से संबंधित राजवंश। तो मगध पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। ठीक है मित्र, कितने? 7 राजवंशों ने शासन किया है। इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद रखते हैं। राजवंश का पहला केवल आप अक्षर आप जानते रहेंगे तो ट्रिक के माध्यम से याद आ जाए। हासिन
मसुकसा, मसुकसा। तो सा से देखें सातवाहन वंश, ठीक है। का से है कांडव वंश, सा से सुंग वंश, सा पे छोटा हुआ था सुंग वंश। लेकिन क्रम इस प्रकार से नहीं आ रहा, क्रम इसी प्रकार से, केवल मैं ट्रिक के माध्यम से आपको याद दिला रहा हूं। और मां से मौर्य वंश, ना से नंद वंश, सी से शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। हा से पहला पहला वंश हर्यक वंश, हर्यक वंश। ठीक है मित्रों, देखिए हर्यक वंश, मगध महाजनपद पर शासन करने वाला पहला वंश है हर्यक वंश। देखिए मित्रों, दूसरा है शिशुनाग वंश, तीसरा है नंद वंश, चौथा है मौर्य वंश, पांचवा है सुंग वंश, और छठा है कण्व वंश, और सातवां है सातवाहन वंश। कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। बृहद्रथ वंश को हम काउंट नहीं करते हैं क्योंकि वो ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पे नहीं है, बल्कि पुराणों के आधार पे है, जैन स्मृतियों के आधार पे है। ठीक है, हालांकि वो गलत नहीं है, लेकिन फिर भी आप परीक्षा के दृष्टिकोण से जिस प्रकार के सिलेबस और जिस प्रकार के प्रश्नोत्तरी रखे जाते हैं, जिसको आयोग मानता, आप वही लेकर चलें। ठीक है, तो ये 7 राजवंश हैं जिन्होंने मगध पर शासन किया। अब मित्रों देखते हैं एक एक राजवंश को हम पढ़ेंगे। पहला राजवंश पढ़ते हैं, हर्यक वंश पढ़ते हैं, और प्रत्येक राजवंश से संबंधित प्रत्येक सम्राट को विस्तार पूर्वक हम लोग पढ़ेंगे। मित्रों आज के वीडियो में बस इतना ही। अब एक एक वंश को एक एक वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। पहले वीडियो में हर्यक वंश, दूसरे में शिशुनाग वंश, तीसरे में नंद वंश, चौथे मौर्य वंश, पांचवें सुंग वंश, छठे पे कण्व वंश, और सातवें में सातवाहन वंश। कुल 7 वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। मित्रों यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।